वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम अभी तक आपका एथिक्स का आधा भाग लगभग कवर कर चुके हैं। उसके लिए आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं, GIB PPB एथिक्स, और उसके आधे का हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। द सॉल्यूशंस टू वर्कप्लेस डिलेमास, कार्यस्थल दुविधाओं का समाधान। एथिक्स एंड वैल्यू बेस्ड कंसर्न इन द ऑफिस आर ऑफन hard to handle when the employees need to choose between the right and wrong by their own principles. Smart companies who know how to implement workplace ethics policies are typically well ready for the potential conflicts of interest of opinion, values and culture in the workforce. कार्यालय में नैतिकता और मूल आधारित चिंताओं को अक्सर संभालना मुश्किल होता है, जब कर्मचारियों को अपने सिद्धांतों द्वारा सही और गलत के बीच चयन करने की आवश्यकता होती है। जो स्मार्ट कंपनियां होती हैं वो ये जानती हैं कि कार्यस्थल नैतिक गतिविधियों को कैसे लागू किया जाता है और आमतौर पर कार्यबल में राय, मूल्यों और संस्कृति के हितों के संभावित संघर्षों के लिए अच्छी तरह से तैयार है। तो मैनेजिंग एथिकल इश्यूज नीड अ स्टडी एंड कॉशियस अप्रोच टू मैटर विच कैन पोटेंशियली बी डेंजरस और इलीगल। हालांकि नैतिक मुद्दों के प्रबंधन के लिए मामलों में एक स्थिर और सतर्क दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, जो संभावित रूप से खतरनाक या अवैध हो सकता है। स्टेप वन कॉन्शियस की डॉक्यूमेंटिंग द इशू, मुद्दों का दस्तावेजीकरण। ग्रो अ वर्कप्लेस पॉलिसी लाइबल ऑन योर कंपनीज फिलॉसफी, मिशन स्टेटमेंट एंड कंडक्ट गाइडेंस। कार्यस्थल नीति उत्तरदायी पर अपनी कंपनी के दर्शन, मिशन बयान और आचरण मार्गदर्शन को कंडक्ट करना। इंक्लूड द पॉलिसी इनटू योर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोग्राम टू होल्ड एम्प्लॉइज अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। कर्मचारियों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह रखने के लिए अपने प्रदर्शन प्रबंधन कार्यक्रम में नीति को शामिल करें। अलर्ट द एम्प्लॉइज टू देयर एवरीडे जॉब्स टू फॉलो स्किल्ड स्टैंडर्ड इन देयर जॉब्स परफॉर्मेंस एंड इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड सुपरवाइजर्स। कर्मचारियों को उनके रोजमर्रा के कामों में सचेत करें ताकि वे अपनी नौकरी के प्रदर्शन और साथियों के साथ बातचीत में कुशल मानकों का पालन कर सकें। स्टडी द एम्प्लॉयज मैनुअल टू इंक्लूड एनी मिसिंग पॉलिसी एंड प्रोवाइड रिवाइज्ड हैंडबुक टू एम्प्लॉयज। अध्ययन कर्मचारी पुस्तिका किसी भी लापता नीति में शामिल है और कर्मचारियों को संशोधित पुस्तिका प्रदान करना चाहिए। ऑब्टेन रिटन एक्नॉलेजमेंट for employees that they have received and understood the workplace ethics policy। कर्मचारियों से लिखित पावती प्राप्त करें जो उन्होंने प्राप्त की है और कार्यस्थल नीति को समझाएं। ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर अपकीपिंग वैल्यूज, प्रशिक्षण और मार्गदर्शन। ऑफर एथिक्स ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को नैतिक प्रशिक्षण प्रदान करें। ऑफर इंस्ट्रक्शंस इन लर्निंग हाउ टू एड्रेस एंड रिजॉल्व एथिकल डिलेमास, नैतिक दुविधाओं को संबोधित करने और उन्हें हल करने के तरीके सीखने में निर्देश प्रदान करें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग और रोल प्ले में बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव वे टू फैसिलिटेट वर्कप्लेस एथिक्स ट्रेनिंग। ऐसी कंपनी निधियों का दुर्विनियोजन अनुचित कार्यस्थल संबंधों के रूप में कार्यस्थल नैतिकता सिमुलेशन का ऑफर प्रदान करें। स्टेप 3 टेकिंग इफेक्टिव मेजर्स, प्रभावी उपाय करना। डेजिग्नेट एन एग्जीक्यूटिव इन चार्ज ऑफ हैंडलिंग एम्प्लॉयज कंसर्न पर्टेनिंग टू वर्कप्लेस एथिक्स। नामित एक कार्यकारी प्रभारी की हैंडलिंग कर्मचारियों की चिंताओं से संबंधित करने के लिए कार्यस्थल नैतिकता। कंसीडर वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नीड्स एन एथिक्स हॉटलाइन, अ कॉन्फिडेंशियल बेनिफिट सर्विस फॉर एम्प्लॉयज टू कॉन्टैक्ट whichever they need। इस बात पर विचार करें कि क्या आपके संगठन को जब भी जरूरत हो संपर्क करने के लिए कर्मचारियों के लिए एक गोपनीय लाभ सेवा नैतिकता हॉटलाइन की आवश्यकता है। कॉन्फिडेंशियल हॉटलाइंस अश्योर एम्प्लॉयज anonymity which is a concern for whistleblowing action। गोपनीय हॉटलाइन कर्मचारियों की गुमनामी का आश्वासन देती है और कार्रवाई करने के लिए चिंता का विषय है। स्टेप 4 लीगल एंड प्राइवेट एंगल, कानूनी और निजी कोण। इन्वेस्टिगेशन एंड अप्लाई फेडरल, स्टेट एंड म्यूनिसिपल लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज पर्टेनिंग टू विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोअर्स और उनसे संबंधित संघीय, राज्य और नगर पालिका श्रम और रोजगार कानूनों को लागू करना।
refrain from making suspension termination decision in connection with whistleblowing or when employees' right is protected under whistleblowing laws or public policy. Whistleblower के संबंध या कर्मचारी के अधिकारों को विसिल ब्लोइंग कानून या सार्वजनिक नीति के तहत सुरक्षित रखने पर निलंबन समाप्ति के निर्णय लेने से बचना चाहिए। Look for legal advice for the employee report for workplace ethics issues that may increase your organization's legal liability. कार्यस्थल नैतिक मुद्दों की कर्मचारी रिपोर्टों के लिए कानूनी सलाह की तलाश करें जो आपके संगठन के कानूनी दायित्व को बढ़ा सके। स्टेप 5 कीपिंग द स्टैंडर्ड इंटैक्ट, मानक बरकरार रखना। अप्लाई ऑफिस पॉलिसी रिलायबली while addressing employee concern about workplace ethics. कार्यस्थल नैतिकता के बारे में कर्मचारी चिंताओं को संबोधित करते हुए कार्यालय नीति को विश्वसनीय तरीके से लागू करें। Use the similar standard in every condition irrespective of the apparent intention, seriousness or the position of employees involved. स्पष्ट इरादा, गंभीरता या कर्मचारियों की स्थिति पर ध्यान दिए बिना हर हालत में समान मानक का उपयोग शामिल किया गया है। कनेक्ट द सेम रूल्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज वेदर एग्जीक्यूटिव और फ्रंट लाइन प्रोडक्टिव रोल्स। कनेक्ट सभी कर्मचारियों के लिए वही नियम, चाहे कार्यकारी या अग्रिम पंक्ति उत्पादक हो, के लिए समान होना चाहिए। अप्रोच एवरी इशू विद इक्वल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंपनी पॉलिसी। कंपनी की नीति की समान व्याख्या के साथ हर मुद्दे को स्वीकार करें। बैंकिंग एथिक्स चेंजिंग डायनेमिक्स। बैंकिंग नीति शास्त्र गतिशीलता बदलना। व्हाट इज बिजनेस एथिक्स साइबर एज। बिजनेस एथिक्स साइबर एज क्या है? डूइंग बिजनेस इन द साइबर एज इज टोटली अनलाइक फ्रॉम द ट्रेडिशनल theories of business which captured down many periods ago. In addition, as the proliferation in internet and communication technologies have been growing in an unparalleled rate, business organizations feel that it is important to address the ethical issues that convoy technological progress. साइबर युग में व्यापार के पारंपरिक सिद्धांतों से पूरी तरह से विपरीत है, जिसने कई समय पहले ही कब्जा कर लिया था। इसके अलावा जैसा कि इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी का प्रसार एक अद्वितीय दर से बढ़ा है, व्यापारिक संगठनों को लगता है कि तकनीकी विकास के लिए नैतिक मुद्दों को संबोधित करना महत्वपूर्ण है। It is significant to realize that mere acknowledge of cyber age problems is not enough. One has to take concrete steps to minimize the negative effect to the technological progress that is applicable to business organization and individual alike. ये महसूस करना महत्वपूर्ण है कि साइबर उम्र की समस्याओं के बारे में केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। व्यावसायिक संगठनों और व्यक्तियों के लिए लागू होने वाली तकनीकी प्रगति के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए किसी को ठोस कदम उठाने होंगे। मेजर इशूज ऑफ साइबर एथिक्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन। 5 सेक्शन कौन से हैं? प्राइवेसी गोपनीयता, प्रॉपर्टी संपत्ति, सिक्योरिटी सुरक्षा, एक्यूरेसी सटीकता, असेसिबिलिटी पहुँच। प्राइवेसी एंगल गोपनीयता क्या है? इन एन 1890 हार्वर्ड लॉ रिव्यू सेमिनार इन Warren and Brandeis said the golden words about privacy. It is an ethical and moral concept. 1890 में हार्वर्ड लॉ रिव्यू सेमिनार में वॉरेन और ब्रैड ने गोपनीयता के बारे में स्वर्णिम बातें कही। यह एक नैतिक और नैतिक अवधारणा है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्राइवेसी गोपनीयता के संविधान। प्राइवेसी कैन बी ब्रोकन डाउन टू लिमिटिंग others access to an individual or business organization's information with 3 elements of secrecy and anonymity and solitude. गोपनीयता का उपयोग दूसरों को सीमित करने के लिए किया जा सकता है, एक व्यक्ति या व्यापार संगठनों के लिए। Anonymity is related with the right to protection from undesired attention. Anonymity अवांछित ध्यान से सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है। Solitude refers to the deficiency of physical proximity of a business or an individual
एकांत, व्यवसाय या व्यक्ति की शारीरिक निकटता की कमी को दर्शाता है। सेक्रेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनलाइज्ड इंफॉर्मेशन फ्रॉम बीइंग फ्रीली असेस्ड। सुरक्षित रूप से एसेस किए जाने से व्यक्ति जानकारी की सुरक्षा सुरक्षित है। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन, निजी सूचनाओं का संरक्षण। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मिसयूज ऑफ प्राइवेट इंफॉर्मेशन कैन लीड टू फेक एंड impression. Individuality theft is a growing issue of discussion due to the availability of personal and private information on the web. निजी जानकारी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दुरुपयोग से नकली और धारणा बन सकती है। व्यक्तिगत चोरी वेब पर व्यक्तिगत और निजी जानकारी की उपलब्धता के कारण चर्चा का बढ़ता मुद्दा है। आइडेंटिटी थेफ्ट, पहचान की चोरी। Millions of people were subject to identity theft. Public records, search engines and databases are the main culprits contributing to the rise of cybercrime. लाखों लोग पहचान की चोरी के अधीन थे। सार्वजनिक रिकॉर्ड, खोज इंजन और डाटाबेस साइबर अपराधी के उद्देश्य में योगदान करने वाले मुख्य अपराधी हैं। To restrict and limit online database from proliferating sensitive personal information, the following commandments may be useful. संवेदनशील कर्मियों की जानकारी के प्रसार से ऑनलाइन डेटाबेस को प्रतिबंधित करने और सीमित करने के लिए निम्नलिखित आज्ञाएं उपयोग हो सकती हैं। कौन कौन सी? डू नॉट कंप्राइज डेलिकेट यूनिक आइडेंटिफायर्स सच एज सोशल सिक्योरिटी नंबर्स, बर्थ डेट्स, होम टाउन एंड मदर्स नेम इन द डाटाबेस रिकॉर्ड्स। सोशल सिक्योरिटी नंबर, जन्मतिथि, गृह नगर डाटाबेस रिकॉर्ड में माताओं के नाम जैसे नाजुक अद्वितीय पहचानकर्ताओं को शामिल न करें। चेक दोज फ़ोन नंबर्स विच आर नॉर्मली अनलिस्टेड, उन फ़ोन नंबरों को अस्वीकार करें जो सामान्य रूप से अनलिस्टेड हैं। देयर मस्ट बी सिंपल एंड क्लियर प्रोविजन फॉर पीपल टू रिमूव देयर नेम फॉर ए डाटाबेस। लोगों को डाटाबेस से अपना नाम हटाने के लिए सरल और स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए। रिवर्स सोशल सिक्योरिटी नंबर लॉकअप सर्विसेज शुड बी बैंड। रिवर्स सामाजिक सुरक्षा नंबर लॉकअप सेवाओं पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्राइवेट डाटा कलेक्शन, निजी डाटा संग्रह। इंडिविजुअल्स फ्रिक्वेंटली सरेंडर प्राइवेट इंफॉर्मेशन फॉर numerous online services. Ethical business practice would be to defend this information which may be lead to the loss of privacy, anonymity and solitude. व्यक्ति अक्सर ऑनलाइन सेवाओं के लिए निजी जानकारी को आत्मसमर्पण करते हैं। इस जानकारी का बचाव करने के लिए नैतिक व्यावसायिक अभ्यास होगा जिससे गोपनीयता, गुमनामी और एकांत का नुकसान हो सकता है। Additionally, data warehouses now collect and store enormous amount of personal and consumer transaction data. Preserving large volume of consumer and business information is likely for an unlimited amount of time. Notion of confidentiality can be done with these databases, cookies and spyware. There is a lookout that data warehouses are destined to stand alone and need to be protected. Though private information can be collected from corporate websites and social networking sites to initiate a malicious reverse lookup. So how public domain to use information is an ethical database. इसके अतिरिक्त डाटा वेयर हाउस अब बड़ी मात्रा में व्यक्तिगत और उपभोक्ता लेन देन डाटा एकत्रित करते हैं। असीमित मात्रा में समय के लिए उपभोक्ता और व्यवसाय की बड़ी मात्रा के संरक्षण की संभावना है। गोपनीयता का क्षरण इन डेटाबेस, कुकीज और स्पाईवेयर के साथ किया जा सकता है। एक सूचना है कि डेटा वेयरहाउस को स्टैंड अलोन करने के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता है। हालांकि दुर्भावनापूर्ण रिवर्स लुकअप प्रारंभ करने के लिए कॉर्पोरेट वेबसाइटों और सोशल नेटवर्किंग साइटों से निजी जानकारी एकत्रित की जा सकती है, इसलिए सार्वजनिक डोमेन को जानकारी का उपयोग करना चाहिए। यह एक नैतिक बहस है। प्रॉपर्टी इशू, संपत्ति के मुद्दे। Concept of property is in dispute of ethical database for a long time. Some persons contended that the internet is based around the concept of freedom of information, though agreement for ownership has frequently occurred when the property of information is infringed upon. संपत्ति की अवधारणा लंबे समय तक नैतिक बहस का विवाद है। कुछ व्यक्तियों का तर्क है कि इंटरनेट सूचना की स्वतंत्रता की अवधारणा के आसपास आधारित है। हालांकि स्वामित्व की असहमति अक्सर तब होती है जब सूचना की संपत्ति का उल्लंघन होता है। एक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकार। एग्रीगेट ऑफ द इंटरनेट फैसिलिटी एंड द इमर्जेंस ऑफ फाइल कंप्रेशन टेक्नोलॉजी सच एज MP3
have led to peer-to-peer file sharing, which is an expertise that permits users to greatly ट्रांसफ़र एंड शेयर फाइल टू ईच अदर। इंटरनेट सुविधा की कुल गति और फाइल संपीड़न तकनीक के उद्भव जैसे कि एमपी ने पीयर टू पीयर फाइल साझाकरण का नेतृत्व किया है और एक ऐसी विशेषज्ञता है जो उपयोगकर्ताओं को गुप्त रूप से एक दूसरे को फाइलों को स्थानांतरित करने और साझा करने की अनुमति देता है। फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय नेपस्टर और BitTorrent fall under the issue of file transfer and sharing. Sites offer copyrighted music and content which are illegal to transfer to other users. Napster या BitTorrent द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं फाइल स्थानांतरण और साझा करने के मुद्दे के अंतर्गत आती हैं। ये साइटें कॉपीराइट संगीत और सामग्री प्रदान करती है और अन्य उपयोगकर्ताओं को हस्तांतरण करना अवैध है। Intellectual property rights include a host of rights that belongs to business of individuals such as patents, copyrights, industrial design rights, trademarks, plant variety rights, trade rights, and in some jurisdictions trade secrets. One of the most important constitutes that having an ethical dilemma associated with them. एक संपदा अधिकारों में अधिकारों का एक समूह शामिल होता है जो व्यक्तियों के व्यवसायों से संबंधित होते हैं, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, औद्योगिक डिजाइन अधिकार, ट्रेडमार्क, पौधे विविधता अधिकार, व्यापार पोशाक और कुछ न्यायालयों में व्यापार रहस्य सबसे महत्वपूर्ण घटक लेते हैं जो उनके साथ एक नैतिक दायरा रखते हैं। पेटेंट राइट, पेटेंट अधिकार। पेटेंट इज ए फॉर्म ऑफ राइट provided by the government to an inventor so that he may advantage financially from his or her invention. Many businesses have their R&D departments and their patents bring a source of revenue for them. It is continuously supposed that patent breach is common in the cyber age and that it should be dealt legally and ethically with the restricted norms. पेटेंट एक आविष्कारक को सरकार द्वारा तय किए गए अधिकार का एक रूप है ताकि वह अपने आविष्कार से आर्थिक रूप से लाभान्वित हो सके। कई व्यवसायों के पास अपने R&D विभाग हैं और उनके पेटेंट करने के लिए राजस्व का एक स्रोत लगाते हैं। यह लगातार माना जाता है कि साइबर युग में पेटेंट उल्लंघन आम है और इसे सख्त मानदंडों के साथ कानूनी और नैतिक रूप से निपटा जाना चाहिए। कॉपीराइट वायलेशन, कॉपीराइट उल्लंघन। A copyright offers the core of original work high class right to its legally for a limited time. Copyright is usually appropriate to creative, intellectual or artistic form or works, as is clear copyright. Copying and recreating the matter is quite effortlessly possible in the age of information. This increases the business ethics. Queries whether copyright protection should be made mandatory for all creative productions. The limit of copying and recreation is also an ethical issue. Copyright मूल कार्य के निर्माता को उच्च श्रेणी के अधिकारियों की पेशकश करता है, आमतौर पर सीमित समय के लिए। कॉपीराइट आमतौर पर रचनात्मक, दिक या कलात्मक रूपों या कार्यों के लिए उपयुक्त है। जैसा कि स्पष्ट है, इस मामले की नकल करना और फिर से बनाना सूचना के युग में काफ़ी सहजता से संभव है। इससे व्यावसायिक नैतिकता के प्रश्न बढ़ जाते हैं कि क्या सभी रचनात्मक परिस्थितियों के लिए कॉपीराइट सुरक्षा को अनिवार्य किया जाना चाहिए। नकल और पुनः निर्माण की सीमा भी एक नैतिक मुद्दा है। ट्रेडमार्क्स इज ए फैमिलियर एंड सोल साइन, डिजाइन और एक्सप्रेशन विच डिफरेंशिएट्स प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। It has been quite informal to duplicate trademark in the age of computer and internet. It raises the concern whether should be any mercy to those who use trademarks unethically or illegal. ट्रेडमार्क एक परिचित और एकमात्र संकेत, डिजाइन या व्यक्ति है जो उत्पादों या सेवाओं को अलग करता है। यह कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में ट्रेडमार्क की नकल करने के लिए काफ़ी अनौपचारिक रहा है। यह चिंताओं को बढ़ाता है कि क्या उन लोगों पर कोई दया चाहिए जो अनैतिक या अवैध रूप से ट्रेडमार्क का उपयोग करते हैं। ट्रेड सीक्रेट्स, व्यापार रहस्य। ट्रेड सीक्रेट्स इज ए फॉर्मूला
practice, process, design, instrument, pattern, information which is secret and by which a business can obtain an economic advantage over competitors or customers. Trade secrets theft can be considered unethical because it may be tough to create a unique formula but quite easy to replicate it. एक व्यापार रहस्य एक सूत्र, अभ्यास, प्रक्रिया, डिजाइन, साधन, पैटर्न, सूचना है जो गुप्त है और जिसके द्वारा एक व्यवसाय प्रतियोगियों या ग्राहकों पर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकता है। ट्रेड सीक्रेट चोरी को अनैतिक माना जा सकता है क्योंकि यह एक अनोखा फॉर्मूला बनाने में कठिन हो सकता है, लेकिन इसे दोहराने में काफ़ी आसान है। डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट (DRM) outline and use of digital rights management software has elevated the question of whether the subverting of DRM is ethical. Some see DRM to be an ethical step, others trust that this is incorrect because the cost of product or service may go up due to DRM. डिजिटल अधिकार प्रबंधन सॉफ्टवेयर की रूपरेखा और उपयोग ने DRM की नैतिकता को नैतिक बनाने के सवाल को बढ़ा दिया है। कुछ लोग DRM को एक नैतिक कदम मानते हैं, दूसरों का विश्वास है कि यह गलत है क्योंकि उत्पादों या सेवाओं की लागत DRM के कारण बढ़ सकती है। DRM is also depicted as defender or user rights. This lets, for instance, making copies of audiobooks of PDFs they receive, also letting people to burn music they have legally bought to CD or to transfer it to a new computer is an issue. It looks like a violation of the rights of the intellectual property holders, leading to compensate use of copyrighted in media. DRM को उपयोगकर्ताओं के अधिकारों के रक्षक के रूप में भी दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए PDF की ऑडियो बुक्स की प्रतियां बनाते हुए प्राप्त करते हैं लोगों को संगीत को जलाने की अनुमति देना जिसे उन्होंने कानूनी रूप से CD के लिए खरीदा है या इसे नए कंप्यूटर में स्थानांतरित करना एक मुद्दा है। यह बौद्धिक संपदा धारकों के अधिकारों की अवहेलना की तरह दिखता है जिसके कारण इंटरनेट मीडिया का असंगत उपयोग होता है। सिक्योरिटी कंसर्न चिंताएं सिक्योरिटी इज बिजनेस डोमेन हैज लॉन्ग बीन एन इशू of moral debate. It is significant to the common good of the public, or we should safeguard the right of the individual. It is a repeated and growing argument over the boundaries of these two ideas. This raises the question whether making compromises are rights. व्यापार डोमेन में सुरक्षा लंबे समय से नैतिक बहस का मुद्दा रहा है। क्या जनता की आम भलाई की रक्षा करना महत्वपूर्ण है या हमें व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए? इन दो विचारों की सीमाओं पर एक दोहराया और बढ़ता हुआ तर्क है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या अनकाउंटेबल पीपल कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड अमाउंट ऑफ पर्सनल डाटा दैट इज ऑब्टेनेबल ऑनलाइन गोज ऑन टू इंक्रीज फॉरएवर। देयर इज रिलेबिलिटी टू आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर क्राइम्स एंड कंप्यूटर हैकिंग। काफ़ी सारे लोग इंटरनेट से जुड़ते हैं और ऑनलाइन प्राप्त होने वाले व्यक्तिगत डेटा की मात्रा हमेशा के लिए बढ़ जाती है, इसलिए पहचान की चोरी, साइबर अपराधों और कंप्यूटर हैकिंग की चपेट में आ जाते हैं। देयर इज ऑल्सो एन क्वेरल ओवर ओनरशिप ऑफ द इंटरनेट। पीपल टेंड टू आस्क हु हैज़ द राइट टू कंट्रोल द इंटरनेट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड अनकाउंटेबल पीपल आर एसोसिएटेड विद द इंटरनेट। वहाँ भी एक इंटरनेट के स्वामित्व पर झगड़ा है कि लोग पूछते हैं कि सुरक्षा के हित में इंटरनेट को नियंत्रित करने का अधिकार किसके पास है। यह एक बहुत ही जटिल मुद्दा है क्योंकि भारी मात्रा में डेटा और बेशुमार लोग इंटरनेट से जुड़े हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी, अभिगम्यता की जिम्मेदारी। कंसर्न ऑफ करेक्टनेस इज एविडेंट। We must ask queries like who is accountable for the genuineness and loyalty of the information available online. Morally, the concept comprises a debate over who can contribute content and who should be held answerable when the content is mistaken or false. There
this also has a legal angle for recompenses for the injured party due to wrong information and loss of capital due to these accuracy defects। शुद्धता की चिंता स्पष्ट है। हमें ऐसे प्रश्नों को पूछना चाहिए जो ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी की वास्तविकता और वफादारी के लिए जवाबदेह है। नैतिक रूप से इस अवधारणा में एक बहस शामिल है कि कौन सामग्री में योगदान कर सकता है और किस गलत या गलत होने पर जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इन सटीकता दोनों के कारण गलत सूचना और पूंजी के नुकसान के कारण घायल पार्टी के लिए पुनर्मूल्यांकन के लिए कानून भी है। विजिबिलिटी, सेंसरशिप एंड फिल्टरिंग। विगम्यता, सेंसरशिप और फिल्टरिंग। ओपिनियंस दैट apply to offline restriction and filtering apply to online censorship and filtering. Is it superior to have free access to information or should be endangered from what is considered by a governing body as harmful, indecent or illicit? The issue of access by minors also a major concern. ऑनलाइन प्रतिबंध और फिल्टरिंग पर लागू होने वाली राय ऑनलाइन सेंसरशिप और फिल्टरिंग पर लागू होती है। क्या यह जानकारी से मुक्त समझ के लिए बेहतर है या एक ऐसी निकाय द्वारा इसे हानिकारक, अभद्र या अवैध माना जाता है? पालिकों द्वारा पहुंच का मुद्दा भी एक प्रमुख चिंता का विषय है। Many corporations limit their employees access to cyberspace by blocking some sites which are related only to personal usage and therefore destructive to productivity. On a superior scale, government also create large firewalls which censor and filter access to certain information available online which is often from foreign countries to their citizens and anyone with their borders. नई निगम कुछ साइटों को अवरुद्ध करके अपने कर्मचारियों की पहुंच साइबर स्पेस तक सीमित करते हैं जो केवल व्यक्तिगत उपयोग से संबंधित है, इसलिए उत्पादकता के लिए विनाशकारी है। एक बेहतर पैमाने पर सरकारें बड़ी फायरवॉल्स भी बनाती हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध कुछ जानकारियों तक सेंसर और फिल्टर एक्सेस करती हैं, जो अक्सर विदेशी देशों के उनके नागरिकों और सीमाओं के भीतर किसी को भी होती है। एनहेंसिंग एथिकल कोड्स, नैतिक संहिता को बढ़ाना। द डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ऑफ कोर्स इज हाउ टू डू प्रैक्टिस। सवाल यह है कि नियमित रूप से व्यवहार में कैसे करना है। Anyone who has been involved in corporate governance of some sort in financial or non-financial institution like either public or private has experience with ethical codes. Typically, that experience gives rise to mixed feeling. In principle, everybody thinks they are important and supports them. In practice, codes are often too general and level and difficult to implement and enforce. Their practical impact remains limited. They almost never play a central role in a corporate board agendas. This is still true recently, I believe, even though attempts have been made to make ethical practices more systematic. कोई भी जो किसी भी तरह के वित्तीय और गैर वित्तीय संस्थानों में कॉर्पोरेट प्रशासन में शामिल रहा है या तो सार्वजनिक या निजी नैतिक कोड के साथ अनुभव रखते हैं। आमतौर पर वह अनुभव मिश्रित भावनाओं को जन्म देता है। सिद्धांत रूप में हर कोई सोचता है कि वे महत्वपूर्ण और उनका समर्थन करते हैं। व्यवहार में कोड अक्सर इतने सामान्य और उच्च स्तर के होते हैं और लागू करने में मुश्किल होते हैं कि उनका व्यावहारिक प्रभाव सीमित रहता है। वे कॉर्पोरेट बॉन्ड एजेंडा में लगभग सभी केंद्रीय भूमिका नहीं निभाते हैं। यह हाल ही में सच है। मुझे विश्वास है भले ही नैतिक प्रथाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने के लिए प्रयास किए गए हैं। Full elements to move forwards can be derived by combining inputs from corporate experience, behavioral research, and concrete cases from the recent cases based on them, as well as once again on a fundamental question by Adam Smith. I think we can say that at root of much unethical or thought corporate behavioral is a mix of two partly conflicting sentiments, self justification and opaqueness. आगे बढ़ने के लिए उपयोगी
तत्वों को हाल के संकट से कॉर्पोरेट अनुभव, व्यवहार संबंधी संशोधन और ठोस मामलों के इनपुट के संयोजन से प्राप्त किया जा सकता है। उनके आधार पर साथ ही एक बार फिर एडम स्मिथ द्वारा एक मौलिक अंतर्ज्ञान पर मुझे लगता है कि हम कह सकते हैं कि बहुत अनैतिक या कपटपूर्ण कॉर्पोरेट व्यवहार की जड़ में दो आंशिक रूप से परस्पर विरोधी भावनाओं का मिश्रण है: आत्म-औचित्य और अपारदर्शिता। सेल्फ जस्टिफिकेशन इज द array of reason that people typically gives themselves when they are about to violate law or ethical rules. Hence are some examples. औचित कारणों का एक प्रकार है जो लोग आमतौर पर खुद को देते हैं जब वे कानूनों या नैतिक नियमों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। इसके कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं? एवरीबडी डज इट, हर कोई यह करता है। वी हैव ऑलवेज डन इट, सो व्हाई चेंज नाउ, ने ये हमेशा किया है इसलिए अब बदलाव क्यों करें। इसमें ये बताया गया है कि आदमी क्या क्या एक्सक्यूज देता है, क्या क्या मेंटेलिटी रहती है। अगली क्या है? दिस इज हाउ दिस बिजनेस वर्क, कैसे इस व्यवसाय काम करता है, यह व्यवसाय कैसे काम करता है। इफ़ आई डोंट डू इट समबडी एल्स विल, मैं नहीं करूँगा तो कोई और करेगा। वर्क सो लेट्स नॉट आस्क टू मैनी क्वेश्चंस, ये कार्य करता है तो चलिए ये काम करता है तो चलिए बहुत सारे सवाल नहीं करते हैं। नोबडी विल नोटिस एंड नोबडी विल बी हर्ट और सिमिलर, कोई नोटिस नहीं करेगा और किसी को चोट या समान नहीं होगा। मैनी वुमेन्स फाइंड सच आर्गूमेंट्स convincing enough, but at the same time a deeper voice tells them that there is something wrong. Hence the need of opaqueness, the act they embark on, and the self-justification give must not be exposed. Any risk of exposure constitutes a very powerful incentive to misbehave. मनुष्यों को इसे आत्मतर्क पर्याप्त रूप से आश्वस्त करते हैं, लेकिन एक ही समय में एक गहरी आवाज़ उन्हें बताती है कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए अपारदर्शिता की ज़रूरत है। उनके द्वारा किए गए कृत्य और दिए गए आत्म-औचित्य को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। एक्सपोजर का कोई भी जोखिम दुर्व्यवहार करने के लिए बहुत शक्तिशाली विघटनकारी है। लेवरेजिंग ऑन दिस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म वन could establish practices whereby employees engaged in certain activities that critically impinging on trust are routinely made accountable to answer the following question. इस मनोवैज्ञानिक तंत्र पर उत्तोलन करने से प्रथाओं को स्थापित किया जा सकता है, जिसे कर्मचारियों को कुछ गतिविधियों में लगे हुए हैं जो विश्वास पर गंभीर रूप से अड़चन डालते हैं। वे निम्नलिखित सवालों के जवाब देने के लिए नियमित रूप से जवाबदेह बनाए जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन है? आर यू डूइंग व्हाट यू प्रॉमिस टू डू, क्या आप वो कर रहे हैं जो आपने करने का वादा किया था। आर यू यूजिंग योर बेस्ट नॉलेज एंड इंटेंशन इन डूइंग इट, क्या आप इसे करने के लिए अपने सर्वोत्तम ज्ञान और इरादे का उपयोग कर रहे हैं। आर यू डूइंग व्हाट पब्लिक अथॉरिटीज, सुपीरियर्स, कलीग्स एंड बिजनेस पार्टनर्स एक्सपेक्ट यू टू डू, एंड इफ़ नॉट व्हाई, आप वह कर रहे हैं जो सार्वजनिक अधिकारी, वरिष्ठ सहकर्मी और व्यावसायिक भागीदार आपसे करने की अपेक्षा करते हैं, और यदि नहीं तो क्यों। आर यू कन्फर्मिंग टू मिशन एंड द वैल्यूज ऑफ योर कंपनी एज दे आर पब्लिकली स्टेटेड, आप मिशन और आपकी कंपनी के मूल्यों के अनुरूप हैं जैसा कि वे सार्वजनिक रूप से कहा गया है। योर एक्शंस enhance public confidence in your company and in the financial sector, क्या आपके कार्यों से आपकी कंपनी और वित्तीय क्षेत्र में जनता का विश्वास बढ़ेगा। Would you behave similarly if your action were publicly observed, यदि आपके कार्यों को सार्वजनिक रूप से देखा गया तो क्या आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। The fundamental importance of the last question was understood by Adam Smith, who believes that an impartial inspector scrutinizing individual behavior was a necessary complement of the invisible hand to cute. अंतिम प्रश्न के मूलभूत महत्व को एडम स्मिथ द्वारा समझाया गया था, जो मानते थे कि एक निष्पक्ष दर्शक
व्यक्तिगत व्यवहार की जांच अदृश्य हाथ का एक आवश्यक पूरक था। इसमें क्या क्या क्यूट है। वी सपोज ourselves the spectators of our own behavior and endeavor to imagine what effect it would in this light produce upon us. This is the only looking glass by which we can in some measures with the eye of other people scrutinize the property of our business or of our own conduct. एडम स्मिथ द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंटल सेक्शन खुद अपने व्यवहार के दर्शकों को मानते हैं और यह कल्पना करने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकाश में हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह एकमात्र ऐसा दिखने वाला ग्लास है जिसके द्वारा हम कुछ माप में अन्य लोगों की आंखों से अपने स्वयं के आचरण की औचित्य की जांच कर सकते हैं। ये थ्योरी एडम स्मिथ द्वारा दी गई है। All these into practices in evidently a challenge of supervisors, but once the logic is understood, it does not seem impossible. By looking across a range of indicators and fact patterns, helped by intrusive questioning, if supervisors make the effort to connect the dots, they should be able to see which banks are lax about culture and ethics. Shareholders, board members and senior management play an evidently important role in setting the example, putting in the place adequate control mechanism and enforcing them. Such processes need to be insisted in explicit codes. Incentives of managers and staff need to be constantly aligned. The ethical framework should influence the annual appraisals of bonuses. Peer pressure and transparency help in this respect, especially when there is a risk of conflict of interest, of instance between sales employees and clients, making commission and रिवार्ड स्कीम। यह सब व्यवहार में लाना स्पष्ट रूप से पर्यवेक्षकों के लिए एक चुनौती है, लेकिन एक बार तर्क को समझने के बाद यह असंभव नहीं लगता। संकेतक और पैटर्न की एक श्रृंखला को देखकर गहन पूछताछ द्वारा मदद की जाती है। यदि पर्यवेक्षक उन बिंदुओं को जोड़ने के लिए प्रयास करते हैं जो उन्हें यह देखने में सक्षम होना चाहिए कि कौन से बैंक संस्कृति और नैतिकता के बारे में शिथिल हैं, शेयरधारक, बोर्ड के सदस्य और वरिष्ठ प्रबंधन उदाहरण स्थापित करने पर्याप्त नियंत्रण तंत्र लगाने और उन्हें लागू करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रक्रिया को स्पष्ट संहिताओं में नियत किया जाना चाहिए। प्रबंधकों और कर्मचारियों के प्रोत्साहन को लगातार संरेखित करने की आवश्यकता है। नैतिक ढांचे को वार्षिक मूल्यांकन और बोनस को प्रभावित करना चाहिए। पीयर प्रेशर और पारदर्शिता इस संबंध में मदद करती हैं, खासकर जब बिक्री के कर्मचारियों और ग्राहक के बीच हितों के टकराव का जोखिम होता है। कमीशन और रिवार्ड स्कीम बनाना। ट्रांसपेरेंट वुड बी हेल्पफुल एंड एम्फेसिस एथिक्स शुड ऑल्सो बी प्लेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट प्रोसेस एंड कैरियर प्रमोशन मैकेनिज्म। कमीशन और रिवार्ड स्कीम बनाना पारदर्शी मददगार होगा। नैतिकता पर जोर भर्ती प्रक्रिया और कैरियर संवर्धन तंत्र पर भी रखा जाना चाहिए। रोल ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। बैंकिंग पर्यवेक्षण की भूमिका। द करेंट प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म एम्स एट चेंजिंग नॉट ओनली रेगुलेशंस बट आल्सो द सुपरवाइजरी अप्रोच। दिस सजेस्ट इन प्रिंसिपल a change relative to the reactive and hand-off approach of the past and asks supervisors to us their judgment and engage in a dialogue, scrutinizing and probing senior management and board members. The instructive questions listed in the last section can also play a role here. That said, assessing whether a bank has a sound risk culture and proper internal controls to promote it is not easy, as it is a broad concept. Supervisors should check
that mechanisms are in place and ensure that the necessary check the balances are in place throughout the organization as well as proper accountability and transparency provisions। सुधार की वर्तमान प्रक्रिया का उद्देश्य न केवल विनियमों को बदलना है बल्कि पर्यवेक्षी दृष्टिकोण भी है। यह सिद्धांत रूप से अतीत के प्रतिक्रियाशील और हाथों से दूर होने के दृष्टिकोण के सापेक्ष एक बदलाव का सुझाव देता है और पर्यवेक्षकों को अपने फैसले का उपयोग करने और वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड के सदस्यों की जांच में संलग्न होने के लिए कहता है। अंतिम खंड में सूचीबद्ध आंतरिक प्रश्न भी यहाँ एक भूमिका निभा सकते हैं, यह कहते हुए कि बैंक के पास ध्वनि जोखिम संस्कृति है और इसे बढ़ावा देने के लिए उचित आंतरिक नियंत्रण आसान नहीं है क्योंकि यह एक व्यापक अवधारणा है। पर्यवेक्षकों को जांच करनी चाहिए कि तंत्र जगह में है और सुनिश्चित करता है कि पूरे संगठन में आवश्यक जांच और संतुलन के साथ साथ उचित जवाबदेही और पारदर्शिता के प्रावधान है। Ethics are inextricably connected to the financial world as they form the basis for trust. Without trust, the system is either dysfunctional or unstable or both, as the recent experience have shown। नैतिकता वित्तीय दुनिया से अटूट रूप से जुड़ी है क्योंकि वे विश्वास का आधार बनाते हैं। विश्वास के बिना सिस्टम या तो अस्थिर या दोनों है, जैसा कि हाल के अनुभव में दिखाया है। रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजर्स रिफॉर्म्स कैन contribute to strengthening trust by placing the emphasis on robust risk management system, strong corporate governance frameworks, and a sound risk culture. But in itself, regulation is not sufficient if not complemented by a while before we see result. But I am confident results can be achieved। Banking supervisors should be aware of these issues and contribute to the process। नियामक और पर्यवेक्षी सुधार, मजबूत जोखिम प्रबंधन प्रणाली, मजबूत कॉर्पोरेट प्रशासन ढांचे और एक ध्वनि जोखिम संस्कृति पर जोर देकर विश्वास को मजबूत करने में योगदान कर सकते हैं, लेकिन अपने आप में विनियमन पर्याप्त नहीं है। अगर एक ध्वनि नैतिक ढांचे द्वारा पूरक नहीं है के रूप में विश्वास से आता है किया जाता है, परिणाम देखने से पहले और कुछ समय लग सकता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। बैंकिंग पर्यवेक्षकों को इन मुद्दों के बारे में पता होना चाहिए और प्रक्रिया में योगदान करना चाहिए। एथिक्स एंड टेक्नोलॉजी, नैतिकता और प्रौद्योगिकी। बिजनेस टुडे आर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन ड्रिवन। देयर इज ह्यूज कंपटीशन इन द स्पेयर एंड thereof like others industry or business function। Ethics is essential here also, especially because ethics by itself is only a tool to create and doesn't know ethics or morals। आज प्रौद्योगिकी और नवाचार संचालित है, क्षेत्र में बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है, इसलिए अन्य उद्योग या व्यवसाय समारोह की तरह नैतिकता भी यहाँ आवश्यक है, विशेष रूप से क्योंकि नैतिकता अपने आप में केवल एक उपकरण है जो नैतिकता या नैतिकता को नहीं जानता। एवरी डे वी हैव इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट अनाउंसेस देयर अराइवल इन द marketplace and other that go obsolete। Yet the technology and innovation that leads to ethical issues considering the competition to stay ahead by innovating is immense। Issues like data mining, invention to privacy, data theft and workplace monitoring are common and critical। हर दिन हमारे पास अभिनव उत्पाद और सेवाएं हैं जो बाजार में अपने आगमन की घोषणा करते हैं और अन्य जो अपचलित हो जाते हैं। यह प्रौद्योगिकी और नवाचार है जो नैतिक मुद्दों की ओर ले जाता है। नवाचार को आगे रहने की प्रतिस्पर्धा पर विचार करना बहुत बड़ा है। डेटा माइनिंग, प्राइवेसी पर आक्रमण, डेटा चोरी और कार्यस्थल की निगरानी जैसे मुद्दे आम और महत्वपूर्ण हैं।
In technology, we speak of ethics in two contexts. One in whether the use of technological innovation is benefiting the humankind or not, and the other is either purely empowering people while choking other for the same. Technology, for example, has drastically replaced people at work. प्रौद्योगिकी में हम दो संदर्भों में नैतिकता की बात करते हैं। एक यह कि तकनीकी नवाचार की गति मानव जाति को लाभ पहुंचा रही है या नहीं। दूसरा, या तो लोगों को गंभीर रूप से सशक्त कर रहा है, जबकि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कर रहा है। उदाहरण के लिए, प्रौद्योगिकी ने काम पर लोगों को काफ़ी बदल दिया है। इन द फर्स्ट केस, वी आर compelled to think about the pace at which technology is progressing. There are manifold implications here, be it things like computer security or viruses, Trojan, spam that's invade the privacy of people, or the fact technology is promoting consumerism. पहले मामले में यह सोचने के लिए मजबूर है कि प्रौद्योगिकी किस गति से आगे बढ़ रही है। यहाँ कई गुना निहितार्थ है। यह कंप्यूटर सुरक्षा या वायरस, ट्रोजन, स्पैम जैसी चीज़ें हैं जो लोगों की गोपनीयता पर आक्रमण करती हैं, या यह है कि प्रौद्योगिकी उपभोक्ता को बढ़ावा दे रही है। Nowadays, storage is primarily on computer system. With the advent of internet technology, the world has got interconnected and data can be accessed remotely by those who are otherwise unauthorized to do the same. This is one the pitfall of innovation. The other one, the pace of technological change also raises the question of ethics. आजकल डेटा स्टोरेज मुख्य रूप से कंप्यूटर सिस्टम पर होता है। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आगमन से दुनिया आपस में जुड़ गई है और डेटा को दूर से उन लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जो अन्यथा ऐसा करने के लिए अनधिकृत है। यह नवाचार के नुकसान में से एक है। दूसरा, यानी तकनीकी बदलाव की रफ्तार भी नैतिकता पर सवाल खड़ा करती है। Now products make their way and leave the existing ones obsolete. In fact, of technological change and innovation is at the heart of consumerism, which is bad or economy and environmental in general. The recent economic downturn makes up for a very good example. नए उत्पाद अपना रास्ता बनाते हैं और मौजूदा लोगों को अपरिचित छोड़ देते हैं। समय तकनीकी परिवर्तन और नवाचार उपभोक्ता बाद के केंद्र में है, जो सामान्य रूप से अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के लिए खराब है। हालिया आर्थिक मंदी बहुत अच्छे उदाहरण के लिए बनी है। Increasingly, technological products are adding up to environmental degradation. Computer screen, keyboard, and ink used in the printer are some of the ways in which the technology is polluting the environment. These produce toxins that cannot be decomposed easily. तेजी से बढ़ते तकनीकी उत्पाद पर्यावरणीय क्षरण को बढ़ा रहे हैं। कंप्यूटर स्क्रीन, कीबोर्ड, प्रिंटर में इस्तेमाल की जाने वाली स्याही कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे तकनीक पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। ये सभी विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करते हैं जिन्हें आसानी से विघटित नहीं किया जा सकता है। द अदर मेजर इशू इन टेक्नोलॉजी दैट ब्रिंग इन एथिक्स इज interface between technology and the computers. Many scientists are of the opinion that the world will come to an end with a war between the mankind and the technology. Technology, they say, will advance to an extent beyond the control of those who have made it. प्रौद्योगिकी में अन्य प्रमुख मुद्दा जो नैतिकता लाता है वह प्रौद्योगिकी और कंप्यूटरों के बीच इंटरफेस है। कई वैज्ञानिकों की राय है कि दुनिया मानव जाति और प्रौद्योगिकी के बीच एक युद्ध के साथ समाप्त हो जाएगी। प्रौद्योगिकी, वे कहते हैं, कि उन लोगों के नियंत्रण से परे एक हद तक आगे बढ़ेंगे जिन्होंने इसे बनाया है। नो डाउट टेक्नोलॉजी हैज़ रिप्लेस्ड पीपल एट वर्क एंड मेड सर्टेन अदर redundant. On the flip side, many people have been raised to power while others have been severely handicapped.
The latter is especially true for third world countries. The manufacturing process that are outsourced either replace manpower there or either exploits the latter in the name of employment by engaging them cheaper prices. कोई संदेह नहीं है कि प्रौद्योगिकी ने लोगों को काम पर बदल दिया है लोगों के काम को बदल दिया है और कुछ अन्य लोगों को निरर्थक बना दिया है। दूसरी तरफ कई लोगों को सत्ता में लाया है जबकि अन्य को गंभीर रूप से विकलांग बनाया गया है। उत्तरार्ध विशेष रूप से तीसरी दुनिया के देशों के लिए सच है। नई निर्माण प्रक्रिया जो आउटसोर्स की जाती है या तो वहाँ जनशक्ति को प्रतिस्थापित करती है या फिर रोजगार के नाम पर उत्तरार्ध का शोषण करती है और उन्हें सस्ते दामों में उलझा देती है। टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो मेड inroads into the field of medicine and life care. New cloning techniques, genetic modifications or other life-saving drugs need continuous monitoring and surveillance. Bioethics has thus emerged as ethics in the field of medical technology. प्रौद्योगिकी ने चिकित्सा और जीवन देखभाल के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। कई क्लोनिंग तकनीक, आनुवांशिक संशोधन या अन्य जीवन रक्षक दवाओं को निरंतर निगरानी की आवश्यकता होती है। बायोएथिक्स इस प्रकार चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नैतिकता के रूप में उभरा है। Whereas we cannot talk of controlling technology and innovation, the better way is to adapt and change. The role of ethics in technology is of managing rather controlling the same. Continuous monitoring is required to keep track of latest innovation and technological changes and for ensuring practices. जबकि हम प्रौद्योगिकी और नवाचार को नियंत्रित करने की बात नहीं कर सकते, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि हम अनुकूल और परिवर्तन करें। प्रौद्योगिकी में नैतिकता की भूमिका उसी को नियंत्रित करने के बजाय प्रबंधन की है। नवीनतम नवाचारों और तकनीकी परिवर्तनों का ट्रैक रखने और निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी is any unique product of the mind or human intellect. Example of intellectual property includes music, movies, books, software, painting, birds, phrases, symbols, designs, chemical formulas, etc. बौद्धिक संपदा मन या मानव बुद्धि का कोई अनूठा उत्पाद है। बौद्धिक संपदा के उदाहरणों में शामिल हैं संगीत, फिल्में, किताबें, सॉफ्टवेयर, पेंटिंग, शब्द, वाक्यांश, प्रतीक, डिजाइन, रासायनिक सूत्र इत्यादि। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटर्स बाय गिविंग देम प्रॉपर्टी राइट्स ओवर देयर क्रिएशंस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड विद लॉस, कॉपीराइट्स, पेटेंट, एटसेट्रा विच एनेबल पीपल टू अर्न recognition or financial benefit from what they invent or create. By striking the right balance between the interest of innovators and wide public interest, the intellectual property system aim to foster an environment in which creativity and innovation can flourish. बौद्धिक संपदा अधिकार रचनाकारों के हितों को उनकी कृतियों पर उन्हें अधिकार देकर उनकी रक्षा करते हैं। बौद्धिक संपदा कॉपीराइट, पेटेंट आदि के साथ संरक्षित हैं जो लोगों को वे जो भी आविष्कार करते हैं या बनाते हैं उससे मान्यता या वित्तीय लाभ अर्जित करने में सक्षम बनाते हैं। इनोवेटर्स के हितों और व्यापक सार्वजनिक हित के बीच सही संतुलन बनाकर बौद्धिक संपदा प्रणाली का उद्देश्य एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना है जिसमें रचनात्मकता और नवीनता पनप सके। Intellectual property related to items of information or knowledge which can be incorporated in tangible objects at the same time in an unlimited number of copies at different locations anywhere in the world. The property is not in those copies but in the information of knowledge reflected in them.
बौद्धिक संपदा सूचना या ज्ञान की वस्तुओं से संबंधित है जिसे दुनिया में कहीं भी विभिन्न स्थानों पर असीमित संख्या में प्रतियों में एक ही समय में मूर्त वस्तुओं में शामिल किया जा सकता है। संपत्ति इन प्रतियों में नहीं है बल्कि उन्हें परिलक्षित सूचना या ज्ञान में है। इन अदर वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज distinguished from the media on which it is expressed. The physical pages of a book aren't the intellectual property. The intellectual property is in the word and their order, no matter how they are expressed. You can't transcribe the context of a book by hand and sell your notes. दूसरे शब्दों में, बौद्धिक संपदा को उस मीडिया से अलग किया जाता है जिस पर यह व्यक्त किया जाता है कि किसी पुस्तक के भौतिक पृष्ठ बौद्धिक संपदा नहीं है, बल्कि बौद्धिक संपदा शब्द में होती है। बौद्धिक संपदा शब्दों में होती है और उनके क्रम चाहे वे अव्यक्त क्यों ना हो। आप किसी पुस्तक की सामग्री को हाथ में नहीं लिख सकते और अपने नोट्स नहीं बेच सकते हैं। रेशनल और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए तर्कसंगत। There is a question about whether or not there is a natural right of intellectual property regardless. In order to encourage its creation, most societies choose to grant intellectual property rights, legal monopolies to people through laws. These laws recognize a form of property called intellectual property. Intellectual property rights are like any other property right. They give people the right to own and profit from their artistic, scientific and technological creations for a designated period of time. बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए तर्कसंगत। बौद्धिक संपदा पर एक प्राकृतिक अधिकार है या नहीं, इस बारे में एक सवाल है। बावजूद इसके निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकांश समाज कानूनों के माध्यम से लोगों को बौद्धिक संपदा अधिकार कानूनी एकाधिकार देने का चयन करते हैं। ये कानून बौद्धिक संपदा नामक संपत्ति के एक रूप को मान्यता देते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार किसी भी अन्य संपत्ति अधिकार की तरह है। वे लोगों को निर्दिष्ट समय के लिए अपनी कलात्मक, वैज्ञानिक और तकनीकी रचनाओं से खुद को और लाभ देने का अधिकार देते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन बी इजीली कॉपीड, सो इट इज़ हार्ड टू कंट्रोल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज गिव क्रिएटर्स मोर कंट्रोल ओवर देयर वर्क। बौद्धिक संपदा आसानी से कॉपी किया जा सकता है, इसलिए इसे नियंत्रित करना कठिन है। बौद्धिक संपदा कानून रचनाकारों को उनके काम पर अधिक नियंत्रण देते हैं। Countries with strong intellectual property laws tend to be source of most invention and creative work. Intellectual property laws promote creativity and the dissemination and application of its result. मजबूत बौद्धिक संपदा कानून वाले देश अधिकांश आविष्कारों और रचनात्मक कार्यों के स्रोत होते हैं। बौद्धिक संपदा कानून रचनात्मकता और इसके परिणामों के प्रसार और आवेदन को बढ़ावा देते हैं। There is a balance, sometimes tension, between wanting to one rewards creators of intellectual property and two is the need of public to benefit from the intellectual property. The Constitution is specially mention this balance with the mention one exclusive right to for limited times. Intellectual property laws are supposed to reflect the need for this compromise. If intellectual property laws are too weak, there would be less incentive or some people to create valuable intellectual property. If intellectual property are too strong, the public misses out on the beneficial consequences of creative work. बौद्धिक संपदा के भाग एक पुरस्कृत रचनाकारों को चाहने और दूसरा जनता के लिए बौद्धिक संपदा से लाभ उठाने की आवश्यकता के बीच एक संतुलन है। कभी कभी तनाव होता है। संविधान विशेष रूप से पहला अनन्य अधिकार और दूसरा सीमित समय के लिए के उल्लेख के साथ इस संतुलन का उल्लेख करता है। बौद्धिक संपदा कानूनों को इस समझौते की आवश्यकता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। अगर बौद्धिक संपदा कानून बहुत कमज़ोर है तो कुछ लोगों के लिए मूल्यवान बौद्धिक संपदा बनाने के लिए कम प्रोत्साहन है। यदि बौद्धिक संपदा कानून बहुत मजबूत है तो जनता रचनात्मक कार्यों के लाभकारी परिणामों को याद करती है। स्पेशल चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल एज, डिजिटल युग की विशेष चुनौतियाँ।
Everything in cyberspace is composed of bits. If those bits are viewable on a general purpose computer, those bits are capable of being copied in their digital form. Images, music, videos, and text are perfectly repro- reproducible. Perfect copies as long it's legal to send an encrypted message from one person to another on the internet. It will be possible to easily share copyrights copyrighted material easily distributed consequently. There is no easy answer to the warting and pirating and डिजिटल कंटेंट। साइबर स्पेस में सब कुछ बिट्स से बना है। यदि वे बिट्स सामान्य प्रयोजन के कंप्यूटर देखे जा सकते हैं तो वे कॉपी किए जाने में सक्षम हैं। उनके डिजिटल रूप में चित्रित संगीत वीडियो के पार्ट पूरी तरह से प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य है। जब एक इंटरनेट पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को एन्क्रिप्टेड संदेश भेजने के लिए कानून है, तब एक कॉपीराइट सामग्री आसानी से वितरण योग्य को आसानी से साझा करना संभव होगा। नतीजतन डिजिटल सामग्री को कम करके या कोई आसान जवाब नहीं है। फेयर यूज उचित उपयोग। फेयर यूज पॉलिसी क्या है? इन सम केसेज यू आर अलाउड लिमिटेड यूज ऑफ कॉपीराइटिंग मटेरियल फेयर यूज विदाउट हैविंग अ लाइसेंस और परमिशन ऑफ द ऑथर। कुछ मामलों में आपको लेखक की अनुमति या अनुमति के बिना कॉपीराइट सामग्री सीमित उपयोग या सीमित उपयोग करने की अनुमति है। फेयर यूज प्रोविजन अलाउज लिमिटेड अस टू कॉपीराइटेड मटेरियल्स अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। फेयर यूज अप्लाइज मेनली व्हेन द वर्क इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ क्रिटिसिज्म, पैरोडी, कमेंटमेंट्स, न्यूज रिपोर्टिंग, teaching, including multiple copies for classroom use, scholarship or research. The fair use clause isn't specific and requires interpretation. The factors to be considered are उचित उपयोग प्रावधान कुछ परिस्थितियों में कॉपीराइट सामग्री के सीमित उपयोग की अनुमति देता है। निष्पक्ष उपयोग मुख्य रूप से तब लागू होता है जब काम का उपयोग आलोचना, पैरोडी, टिप्पणी, समाचार रिपोर्टिंग, शिक्षण, कक्षा उपयोग के लिए कई प्रतियों सहित छात्रवृत्ति या शोध के उद्देश्य से किया जाता है। उचित उपयोग खंड विशिष्ट नहीं है और व्याख्या की आवश्यकता है। जिन कारणों पर विचार किया जाना है वे हैं, तो कौन कौन से कारण हैं इसके? द पर्पस एंड कैरेक्टर्स ऑफ द यूज इंक्लूडिंग वेदर सच यूज इज ऑफ ए कॉमर्शियल नेचर और इज फॉर न्यूज रिपोर्टिंग एंड नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल पर्पज। इसका उद्देश्य चरित्र, जिसमें कि यह भी शामिल है कि इस तरह का उपयोग एक वाणिज्यिक प्रकृति का है और सामाजिक रिपोर्टिंग और गैर लाभकारी शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। नेचर ऑफ कॉपीराइट वर्क फिक्शन हैज़ मोर प्रोटेक्शन एंड फैक्चुअल वर्क। कॉपीराइट कार्य की प्रकृति कथा तथ्यात्मक की तुलना में अधिक सुरक्षात्मक है। द अमाउंट एंड सब्सटेंशियली ऑफ द पोर्शन यूज्ड इन रिलेशन टू कॉपीराइटेड वर्क एज होल। कॉपीराइट कार्य के संबंध में उपयोग किए गए हिस्से की जानकारी और पर्याप्तता है। द इफेक्ट ऑफ द यूज अपॉन द पोटेंशियल मार्केट फॉर ए वैल्यू ऑफ कॉपीराइटेड वर्क। कॉपीराइट के लिए लाभान्वित बाजार पर उपयोग का मूल्य का प्रभाव काम करते हैं। द लास्ट आइटम कैरीज द मोस्ट वेट। फॉर एग्जाम्पल, इफ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ ए बुक वाज कॉपीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए क्लासरूम, इट वुड लाइकली नॉट बी कंसिडर्ड फेयर यूज बिकॉज इट वुड पोटेंशियली हर्ट सेल्स ऑफ द बुक। अंतिम वस्तु सबसे अधिक वजन बयानी करती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी पुस्तक के एक बड़े हिस्से की नकल की गई है और उसे कक्षा में वितरित किया गया, तो संभवतः इसे उचित उपयोग नहीं माना जाएगा क्योंकि यह पुस्तक की बिक्री में नुकसान पहुंचाएगा। ध्यान दें, फेयर यूज isn't a right or entitlement but rather a legal defense against a claim of infringement। ध्यान दें कि उचित उपयोग एक अधिकार या अधिकार नहीं है,
बल्कि इससे दावे के खिलाफ कानूनी बचाव है। तो ओके दोस्तों, यहाँ तक हमने एथिक्स का पूरा कवर कर लिया है। दोनों पार्टों में हमने एथिक्स कवर कर लिया है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।